हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? क्या हाल चाल? आ चुके आज हमने फर्स्ट लेक्चर में, जो कि किसका है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आप 9th क्लास के बच्चों के लिए ये प्यारा चैप्टर आ चुका है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग बहुत ज्यादा मेरे साथ क्यूरियस होंगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से पहले आप लोगों के दिमाग में एंडिंग का ख्याल आ जाता है। तो चलिए, बहुत हो गया हंसी मजाक। ये वाला जो चैप्टर है ना बच्चों, स्कूल में टीचर पढ़ाने में बहुत ज्यादा हेसिटेट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर में रिप्रोडक्शन का चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नाम है देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, इस बारे में ये चैप्टर है। तो कुछ जगह कुछ फीमेल स्टाफ स्कूलों में पढ़ाती है, तो वो चैप्टर पढ़ाने में हेसिटेट हो जाती है, या फिर बड़े बड़े टीचर जो होते हैं वो पढ़ाने में बच्चों को हेसिटेट हो जाते हैं। बट क्योंकि हम भी एक तरह से स्टूडेंट है और आप भी एक तरह से स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट और स्टूडेंट में एक तरह की कहे जाए तो शेयरिंग होती है थॉट्स की। तो आप लोग आप लोग समझ सकेंगे डायरेक्टली कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, और आप लोग अच्छे से उसे समझ जाएंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, चैप्टर नाम देखते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स कैसे जन्म लेते हैं, या फिर कहा जाए तो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हम देखें रिप्रोडक्शन क्या है। पहली बात तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नए, ठीक है क्या, एक नए ऑर्गेनिज्म को, अपने ऑफस्प्रिंग को जनरेट करता है, वो भी सेम स्पीसीज का। मैंने क्या कहा कि ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और इंडिविजुअल बनाता है, वो भी अपनी स्पीसीज का। मतलब अगर कैट रिप्रोड्यूस कर रही है तो कैट ही बनाएगी, सेम स्पीसीज होगा। डॉग रिप्रोड्यूस कर रहा है तो डॉग ही बनाएगा। ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ह्यूमन ही होगा। ठीक है, ओके। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन is the process in which living organisms produced ऑफस्प्रिंग मतलब अपने जैसा एक और, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग एंड फॉर्म्ड न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। तो ये रहा हमारा बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो सर्वगुण संपन्न डेफिनेशन। जैसे कि लोगों को चाहिए रहती है सर्वगुण संपन्न कन्या, वैसे ही हमको चाहिए रहता है सर्वगुण संपन्न डेफिनेशन। तो चलिए, अब रिप्रोडक्शन मैंने क्या बताया था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग। मतलब मैं जो हूं, अगर मैं रिप्रोडक्शन करूंगा तो अपने जैसा एक और बना लूंगा। ठीक है, एंड फॉर्म्ड न्यू इंडिविजुअल, या फिर हम कह सकते हैं कि एक नया इंडिविजुअल बनेगा उसी सेम स्पीसीज का। हम रिप्रोडक्शन समझ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने जैसा एक और बना लेता है, वो भी सेम स्पीसीज का। मैंने जैसा आपको बताया, डॉग अगर रिप्रोड्यूस करेगा डॉग बनाएगा, कैट रिप्रोड्यूस करेगी कैट बनाएगी, तो वही बात है। अब हम अगला एक वो देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब फायदे क्या हैं एक तरह से कहा जाए तो। अब चलिए हम देखते हैं कि एडवांटेजेस है क्या। अब देखिए एडवांटेजेस क्या है रिप्रोडक्शन के। तो मैंने आपको जैसे बताया, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति अपने जैसा एक और सेम स्पीसीज का इंडिविजुअल क्रिएट करता है। तो अब देखिए इसका फायदा क्या है। एक बात बताइए और समझ लीजिए, हमने अगर रिप्रोडक्शन नहीं किया तो जो हमारी स्पीसीज है ह्यूमन की, वो अर्थ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। समझ लीजिए ये हमारा जो अर्थ है उसके अंदर जितने भी ह्यूमंस है, अगर वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, स्टॉप कर दे, तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब क्या होगा, सारे व्यक्ति जो है मर जाएंगे। तो सब लोग मर जाएंगे, तो इस अर्थ पे से ह्यूमन जो एक तरह से स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो कि एक तरह से अच्छी बात नहीं है। तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इंश्योर्स दैट अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन द अर्थ। ठीक है, और ये पॉपुलेशन मेंटेन करने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। अब देखिए ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो डीएनए वो हमारा ट्रांसफर होता है। अब डीएनए डुप्लीकेशन के समय ना उसके अंदर कुछ एरर आ जाता है। एरर आता है तो उसका कारण क्या आता है, वेरिएशन आता है। वेरिएशन मतलब चेंजेस।
जैसे कि अगर देखिए मैं जो हूं अगर रिप्रोडक्शन करूंगा तो मेरा डीएनए जब ट्रांसफर होगा ना तो उसके डुप्लीकेशन में, क्योंकि जब मेरा नया इंडिविजुअल बनेगा तो उसमें मेरा ही डीएनए जाएगा, तो उस डीएनए में कुछ एरर आ जाएगा जिसके कारण जो उसमें और मेरे में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं जो हूं, अब मैं जो रिप्रोडक्शन करूंगा तो बिल्कुल सेम होना चाहिए ना मेरे जैसा, लेकिन वो मेरे जैसे बिल्कुल जैसे कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा उनके बच्चे माता पिता की शक्ल बच्चों से मिलती है मैंने कहा, ना कि बिल्कुल सेम होती है, ठीक है ना। तो मिलती क्यों है, एक तरह से कहा जाए सिमिलर क्यों है, सेम क्यों नहीं है बिल्कुल, तो सिमिलर इसलिए है क्योंकि वेरिएशन आ जाता है डीएनए डुप्लीकेशन के समय कुछ एरर की वजह से, ओके। और हम तीसरा देखें तो कहा जाए तो ये क्या करता है, एक तरह से इवोल्यूशन में मदद करता है। देखिए आपने देखा होगा कि पहले हम लोग कहा जाए तो क्या थे, बंदर थे, ठीक है, बंदर थे, आपने सुना होगा, फिर हम धीरे धीरे डेवलप हुए, क्या बने, आदि मानव, उन्हीं वेरिएशंस के कारण जो कि हमारे डीएनए में हुआ आदि मानव बन गए। आदि मानव के बाद पहले हम लोग बंदर थे, फिर गोरिल्ला बने, फिर गोरिल्ला से आदि मानव बने, आदि मानव से हम ह्यूमन बन गए, ओके। तो अभी पहले इसको लिख लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हम लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन ensures the continuity of a particular species on अर्थ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, इट हेल्प्स, या फिर हम यहां लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट में, इट हेल्प्स इन पॉपुलेशन मेंटेनेंस, ठीक है। मैंने क्या बताया था, इट क्रिएट्स variation of same species in an individual okay and it, मैंने लिखा इट हेल्प्स, ये किस चीज में मदद करता है, इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की प्रकृति में एक तरह से कहा जाए तो मदद करता है। तो हमने पूरा देख लिया रिप्रोडक्शन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और चाइल्ड को बर्थ देता है, जन्म देता है, वो भी सेम स्पीसीज का। मैं ह्यूमन हूं, मैं रिप्रोड्यूस करूंगा, ह्यूमन बनाऊंगा, आप ह्यूमन है, आप रिप्रोड्यूस करेंगे, ह्यूमन बनाएंगे। और वो गोरिल्ला मेरा वीडियो देख रहा हो, अगर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या बनाएगा, वो एक बेबी गोरिल्ला बनाएगा, ठीक है। अगर कोई फ्रॉग मेरी वीडियो देख रहा हो तो क्या बनाएगा, एक टैडपोल बनाएगा, सेम स्पीसीज था ना। और एडवांटेजेस क्या है इसके, रिप्रोडक्शन जो है एक स्पीसीज कहा जाए तो कंटिन्यूटी बनाए रखता है। अगर ह्यूमन एंड प्रोडक्शन बंद कर दे तो हमारे जो अर्थ से ह्यूमन की स्पीसीज विलुप्त हो जाएगी, तो एग्जिस्टेंस उसकी बनाए रखता है। दूसरा क्या है, पॉपुलेशन मेंटेनेंस में मदद करता है। तीसरा हमने देखा कि वेरिएशन लाता है इन द डीएनए, ठीक है। और चौथा हमने देखा इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये अर्थ के इवोल्यूशन में मदद करता है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। आप एक बार इसको राइट डाउन कीजिए कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने इसको कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या आप लोग बता सकते हैं, अगर पहले आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं फिर मैं उसको लिखूंगा, तब तक आप लोगों को सोचने के लिए टाइम मिलेगा, कि जो डू ऑर्गेनिजम्स कैन क्रिएट अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, क्या जो एक इंडिविजुअल है वो अपने जैसा बिल्कुल सेम रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग बना सकता है। सोचिए, मतलब आपको समझ नहीं आया होगा, जैसे कि मैं हूं, अगर मैं रिप्रोड्यूस करूंगा, क्या मैं अपने जैसा बिल्कुल एक सेम मोनूसर बना सकता हूं आपके लिए, जो आपको बायोलॉजी पढ़ा है, ठीक है। मतलब हम दोनों में इतना हमारे अंदर हम इतने सेम हो ना कि आप हम लोग को देख के पहचान ना पाए कि हाँ ये पहले मुझे इन्होंने पिछला लेक्चर पढ़ा था और ये मेरे पिछला लेक्चर पढ़ा रहे, ऐसे, ओके। मतलब मैंने आपको बताया दिया, आप पहले लिखिए, आप सोचिए उसके बारे में और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट अ एग्जैक्ट
कॉपी ऑफ themselves। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी दिया होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, नहीं। क्या बोला मैंने? नहीं। ठीक है, क्यों नहीं? अब मैंने आपको बताया था एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन में कि हमारे अंदर कुछ वेरिएशन होते हैं डीएनए में। समझ लीजिए, रुकिए एक ये समझ लीजिए मेरा सेल है। क्या ये सेल? सेल के अंदर डीएनए होगा, डीएनए होगा। अब इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मैंने तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तब एक बात बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे, ठीक है। अब मैं रिप्रोड्यूस करूंगा तो ठीक है, अब मैं रिप्रोड्यूस करूंगा तो इसमें कुछ एरर आ जाता है ड्यूरिंग डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए करते समय। मतलब अब मैं करूंगा जो, तो उसमें मैं अपना जैसा एक और डीएनए बनाऊंगा कि मैं इसमें ट्रांसफर कर पाऊं। ठीक है ना? तो अब जब मैं ऐसे एक और डीएनए बनाता हूं तो वो बिल्कुल सेम नहीं बनता, थोड़ा डिफरेंट बन जाता है। ये देखिए, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो उसी कारण कुछ वेरिएशंस आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और उसी चेंजेस के कारण हमारी एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट इंडिविजुअल नहीं बनता है। हम मतलब हमारा सिमिलर बनेगा, थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ ये इसका बेटा है, ये इसका पापा होंगे, बट बिल्कुल सेम नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने भी इसको आंसर दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में। तो हम यहाँ चलिए आपको एक इंग्लिश का भी टर्म बता देता हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन इससे चालू ना, डू अरे क्वेश्चन करे कि ऑर्गेनिज्म कैन क्रिएट, मतलब एक अपने जैसे सेम इंडिविजुअल बना सकते हैं कि नहीं, तो आप डायरेक्ट पहले यस या नो में आंसर देते हैं। तो मैंने लिख दिया नो, और ऑर्गेनिज्म डज नॉट, नहीं कर सकता, ऑर्गेनिज्म डज नॉट क्रिएट अ एग्जैक्ट copy of themselves। ठीक है, due to some variation in DNA during DNA डुप्लीकेशन। ठीक है, डीएनए डुप्लीकेशन। दैट्स वाई वी लुक सिमिलर बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अब इसके बाद एक हमारा टॉपिक डीएनए। डीएनए है क्या? अब डीएनए एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसको डीएनए क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या है डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये एक एसिड होता है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारी बिहेवियर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर कंटेन करके रखता है। और जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता रहता है। मैंने क्या बोला? समझ लीजिए, जब मैं रिप्रोडक्शन कर रहा हूं, जो मेरा गैमेट है, गैमेट मतलब मेरे अंदर जो मैं रिप्रोडक्शन कर रहा हूं, स्पर्म होता है मेल्स में, ठीक है। मेल्स में जो स्पर्म है, उसका जो सेल है ना, वो मेरे अंदर डीएनए को कंटेन करता है, ठीक है, करता है डीएनए को कंटेन। अब बताइए, जब मैं रिप्रोडक्शन करूंगा तो जो स्पर्म होगा फीमेल बॉडी के अंदर क्या करेगा? एंटर करेगा। फीमेल बॉडी के अंदर वो एंटर करेगा स्पर्म, और जो मेरे अंदर जो डीएनए है ना, मेरे बिहेवियर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है, और फीमेल बॉडी में जाके जो फीमेल गैमेट होगा उसमें जाके फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। फ्यूज होकर मतलब मिल जाएगा और एक एग बना देगा, जिसमें मैं और मेरी वाइफ दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ओके, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं पहले कि डीएनए क्या है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म मैं यहां लिख दे रहा हूं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं कह सकता हूं क्या? थ्रेड मतलब होता है धागा, ठीक है ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, which
कैरीज, जो कि कैरी करता है, विच कैरीज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट आर कैरेक्टर it is passed on one generation to another generation. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डीएनए क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी, यहां मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं डी से, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया, एक धागा जैसे स्ट्रक्चर होता है जो कि कैरीज करता है इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर। हम कैरेक्टर कैसा है, हम ऑनेस्ट हैं, गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, ऐसे कैरेक्टर को कंटेन करके रखता है। और ये एक जनरेशन, जैसे कि मैंने रिप्रोडक्शन किया तो मेरे बेटे में जाएगा वो डीएनए का इंफॉर्मेशन, फिर मेरे बेटा रिप्रोड्यूस करेगा तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, फिर उसका मेरा जो पोता होगा फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसमें जाएगा। तो ऐसे ये होता रहता, चलता रहता है। अब यहाँ पे मैं एक आपको बना के बताऊं, ये देखिए, पहले एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि डीएनए ऐसा होता है? तो जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, यस और नो। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दे दिया होगा। तो जिनका आंसर यस है तो उनके लिए मेरी तरफ से तालियां, क्योंकि वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। गलत क्यों है? क्योंकि डीएनए ऐसा होता ही नहीं है। हम लोग को टीवी में दिखाया गया, अलग अलग सोर्स में बताया गया कि हमारा डीएनए ऐसे दिखता है, लेकिन आर यू टोटली रॉन्ग? सॉरी, आर यू नहीं, पूछ क्यों रहा हूं, आप तो सच में रॉन्ग है, यू आर टोटली रॉन्ग, ठीक है। हमारा जो डीएनए होता है ना, हमारा जो डीएनए है ऐसे होता है। अब आप बोलेंगे उसमें अंतर क्या था, उसमें अंतर क्या है? देखिए, मैंने जो वो बनाया था ना, वो बिल्कुल ऐसे बनाया था, एग्जैक्ट, ठीक है, ऐसे बनाया था। लेकिन हमारा डीएनए जो है ना ऐसे रहता है, आपस में बिल्कुल पैरेलल कह सकते हैं, पैरेलल। देखिए, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जाता है, ये पैरेलल कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार इसे राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े। तो आपने लिख लिया ना इसे, और ये डायग्राम भी बना लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा कि ये जो दोनों थ्रेड्स होते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है वो पैरेलल होता है एक दूसरे के। तो अब एक बात है कि जो हमारे डीएनए वो ट्रांसफर कब होता है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो लिख देते हैं कि ट्रांसफर ऑफ डीएनए ड्यूरिंग, ये ट्रांसफर होता है डीएनए का ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारा जो गैमेट है फीमेल बॉडी के अंदर जाता है तब, ठीक है। ये हो गया। इससे एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो ह्यूमन बींग्स ही हो जाएंगे, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ह्यूमन बींग्स, ये हमारा हो गया ह्यूमन बींग्स। अगर आगे हम देखें, आगे हम क्या देखते हैं, देखिए समझ लीजिए, मेल है, मेल का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, और यहां हो गई फीमेल, फीमेल का सिंबल ऐसे होता है, नीचे प्लस का साइन होता है, ठीक है। आप समझ लीजिए मेल का साइन ऐसा है, फीमेल का ऐसा है। अब दोनों में गैमेट्स देखिए, कौन से गैमेट्स पाए जा रहे हैं? गैमेट्स मतलब कहा जाए तो जैसे हम जानते हैं ना, मेल में स्पर्म होता है, और जिनको अगर स्पर्म का मतलब ना समझ आए, जो लड़के ज्यादा वो होने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं तो इतना अच्छा हूं, तो एक बार मैं बता दे रहा हूं, अगर आप, मैं जो ये बोल रहा हूँ ये सुनने के लिए आपको माइक्रोफोन लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको अब आपकी रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप किसी के साथ हैं तो वहां से थोड़ा हट जाइए, और अपने, अगर आप अकेले हैं तो सही है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, जिनको ज्यादा स्पर्म समझ नहीं आ रहा, या फीमेल को किसी को ओवा समझ नहीं आ रहा, तो मैं बता दूं, ज्यादातर इनको बता दे रहा हूं, ज्यादातर मेल्स को, जो कि बॉयज हैं, जो कि अभी टीनेजर, अभी आप कहा जाए तो टीनेजर है, तो मैस्टरबेशन सब आप लोगों ने सुना होगा। अब इससे ज्यादा तो मैं आपको बता नहीं सकता कि फिर टॉपिक से हम भटक जाएंगे। जब मैस्टरबेशन करते हैं ना, और वो जो व्हाइट स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, उसी को हम कहते हैं हमारा स्पर्म। और ओवा तो मैं बता नहीं सकता कैसा होता है,
स्पर्म मैंने आपको बता दिया कि मैस्टरबेशन जब हम करते हैं ये कहा जाए तो नॉर्मल हैबिट है, मतलब हर मेल्स में ये मैस्टरबेशन होना अननेसेसरी है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो आम बात है। तो जो वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है उसको स्पर्म कहते हैं, यहाँ इसे ओवा कहते हैं या फिर एग कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गए गैमेट्स दोनों के। अब देखिए जब दोनों के गैमेट्स आपस में मिलते हैं ना, ठीक है, दोनों के स्पर्म और ये दोनों जब आपस में जाके मिल जाते हैं, इसको कहते हैं क्या, प्रोसेस कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। आप यहां डाल के नीचे लिखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि आपको पता कैमरे में दिए। देखिए जाइगोट के बाद बनता है हमारा एम्ब्रियो। ठीक है, और एम्ब्रियो के बाद हमारा पूरा बन जाता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो ह्यूमंस में ट्रांसफर ऑफ डीएनए कब होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान। एग्जांपल हो गया ह्यूमन बीइंग, मेल को इस सिंबल से दर्शाया जाता है, फीमेल को इस सिंबल से दर्शाया जाता है। अब दोनों में गैमेट्स कौन कौन से, गैमेट्स इसमें हो गया स्पर्म, इसमें हो गया ओवा। स्पर्म और जो ओवा आके मिल जाता है तो उस प्रोसेस कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मैंने यहाँ लिख भी दिया, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। फ्यूजन मतलब होता है मिलना, यहाँ लिख दे रहा हूं, इसका मतलब होता है मिलना, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, मिलना। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट मतलब समझ लीजिए ना, ये स्पर्म का सेल एक तरह से कहा जाए तो ऐसा है। ठीक है, ओवा जो है एक ऐसा है, आपस में मिलकर ये एक बहुत बड़ा कहा जाए तो अंडा बना रहे हैं। ठीक है, और वो अंडा ना आपस में ही वो कर रहा है, क्या आपस में ही डिवाइड कर लिया खुद को, एक बार डिवाइड कर लिया। और जब वो अंडा आपस में बहुत बार डिवाइड कर रहा है तो उसको कहेंगे एम्ब्रियो। ठीक है, तो आपको जल्दी से इसको राइट डाउन करना है, ये आपको राइट डाउन में ये बनाना नहीं है। अब जल्दी इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए, आपने इसको लिख लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। आप आई होप आप लोग नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा अभी तक। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। तो अब देखिए, मैं यहां लिखूं तो मे बी आपको दिखाई विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं इंक डाल दे रहा हूं, फिर मैं आपको बता रहा हूं। मैंने जैसे कि अब हम लिखने क्या वाले हैं, पहले मैं ये बता दे रहा हूं। मैंने आपको बताया कि एक बेसिक इवेंट होता है बीच में, जब रिप्रोडक्शन होता है ना, डीएनए ट्रांसफर होता है, उसी समय एक इवेंट होता है। क्या इवेंट होता है कि उस इवेंट में होता है कि द बेसिक, लिख ही दे रहा हूं, द बेसिक इवेंट अकर, एक बेसिक इवेंट अकर होता है इन विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। अब वो बेसिक इवेंट क्या है, यहां मैं लिख दे रहा हूं डीएनए कॉपी। डीएनए कॉपी मतलब रेप्लिकेशन, डीएनए कॉपी मतलब रेप्लिकेशन। क्या हो गया, एडिशनल सेल ऑर्गेनेल्स, एडिशनल सेल ऑर्गेनेल्स, एडिशनल सेल ऑर्गेनेल्स। अब देखिए, जब हमारे बॉडी में स्पर्म बनता है और हम रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जो देखिए जो हमारे स्पर्म का सेल है ना, जैसे समझ लीजिए ये हमारा स्पर्म का सेल है, जो स्पर्म का सेल है ना, अब देखिए इसको मैग्नीफाई करके समझ लीजिए बड़ा करके, ये है, इसके अंदर डीएनए है। ठीक है ना, ये हमारा डीएनए हो गया। अब ये डीएनए जो है खुद को डिवाइड करेगा। ठीक है, खुद को डिवाइड क्यों करेगा, क्योंकि ये जो है ये अंडे में भेज देगा। ठीक है, ये हो गया, समझ लीजिए ये हो गया स्पर्म, इसने एक डुप्लीकेशन बना के इसमें भेज दिया। अब इसमें क्या होता है,
आप समझ लीजिए ये है, ये फीमेल है, फीमेल के अंदर डीएनए है, उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में चले गए डुप्लीकेशन करके, तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं चाइल्ड में। ठीक है, ये स्पर्म सेल हो गया, ओवा सेल हो गया, और ये जो जाइगोट बन गया इसमें दोनों के डीएनए है। ठीक है, तो इसी में हमने लिखा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक बेसिक इवेंट होता है जिसके अंदर क्या क्या शामिल होता है कि जो सेल है सबसे पहले अपने डीएनए को कॉपी करता है और एडिशनल सेल ऑर्गेनल्स भी बनाता है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि जो डीएनए अपने जब डीएनए रेप्लिकेशन करता है, कॉपी करता है, तो फिर क्या हो जाता है, डीएनए कॉपी करते समय कुछ एरर हो जाता है जिसके कारण वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना पाता डीएनए की। ठीक है, जिसके कारण कुछ वेरिएशन आता है और उसी वेरिएशन के कारण जो चाइल्ड होता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है अपने पेरेंट्स की। तो वही हम लिखेंगे ड्यूरिंग द replication of during the replication of DNA some error occurs, some error occurs due to which variation comes, ठीक है, as the result the child is not exact copy of parents but similar। तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम इतना आपने कर लिया होगा, यहां थोड़ा स्पेस खाली तो मैं लिख देता हूं। सम वेरिएशंस आर यूजफुल, कुछ वेरिएशंस जो होती हैं काम वाली होती हैं, यूजफुल, बट सम आर यूजलेस, कुछ काम की होती है और कुछ यूजलेस होती है। अगर मैं आपको बताऊं, समझ लीजिए कि कुछ मछलियां हैं, ठीक है, मछलियों ने रिप्रोडक्शन किया, उनके जो उन्होंने रिप्रोडक्शन किया उसके अंदर डीएनए में कुछ वेरिएशन आ गए। मछलियों में कैपेबिलिटी थी कि वो सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस तक के पानी में जिंदा रह सकती है। ओके, जो वेरिएशन आया डीएनए में, अब उसके कारण जो उनके बच्चे हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी आ गई कि वो 50 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल सकते हैं। तो एक बात बताइए, ये मछलियों के लिए अच्छी बात है कि नहीं, जो बच्चे हैं? तो हाँ, ये अच्छी बात है, तो इसलिए हमने लिखा कुछ वेरिएशन जो है यूजफुल है। अब कुछ यूजफुल नहीं है। समझ लीजिए कुछ मछलियां का स्पीसीज है, उनके पास कैपेबिलिटी 50 डिग्री सेल्सियस तक के पानी में रहने की, लेकिन उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, डीएनए में कुछ चेंजेस आ गए जिसके कारण उसकी जो ये कैपेबिलिटी थी घट गई और 10 डिग्री सेल्सियस पे आ गई। तो मछलियों के बेकार बात है ना कि अब जहां पे वो जन्म लेंगी वहीं पे वो मर जाएंगी, तो वही बात होती है। तो पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम अब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आपने ये कर लिया होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, जो चेंजेस होते हैं इनके क्या फायदे हैं। तो चलिए पहले हम इसको राइट डाउन करते हैं, फिर हम समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? यहां मैं लिख देता हूं, वेरिएशन हेल्प्स, वेरिएशन मदद करता है, वेरिएशंस हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरमेंट। पहला ये हो गया environment। variation provides stability to
a species and help in evolution of species। ठीक है, evolution of species क्या हो गया? वेरिएशन leads to variety in DNA, so new species are formed। तो चलिए इसी के साथ मैंने भी लिख लिया, आपने भी मेरे साथ लिख लिया होगा। तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की इंपॉर्टेंट क्या है? वेरिएशन मतलब पहले आप समझिए, वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन कुछ गलतियां हो जाती है डीएनए से, जिससे वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना पाता और वेरिएशंस आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। तो जैसा कि पहला हमने लिखा है, वेरिएशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म, मदद करता है ऑर्गेनिजम्स की एडेप्ट, सर्वाइव करने में, जिंदा रहने में इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब समझ लीजिए कि मैंने जैसे आपको मछली वाला एग्जांपल नहीं था थोड़ी देर पहले, केक की कैपेबिलिटी 10 डिग्री सेल्सियस पानी में रहने की, और उसकी फिर बाद में हुई 50 डिग्री सेल्सियस पानी में रहने के लिए। तो इसमें वेरिएशन ने क्या किया? मदद की ऑर्गेनिज्म की जिंदा रहने में, ज्यादा सेल्सियस, ज्यादा डिग्री वाले, ज्यादा गर्म पानी में रहने में। उसके बाद हमने क्या लिखा? प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू स्पीसीज। और स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है और इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज में मदद कैसे करता है? मैंने तो आपको बता दिया था कि सबसे पहले हम बंदर थे, फिर गोरिल्ला बने, फिर आदिवासी बने, फिर ह्यूमन बने, फिर ऐसे ही हम आगे चलते हैं। ठीक है, और वेरिएशन में ये लीड्स टू वैरायटी इन डीएनए। मतलब इसमें क्या हुआ? समझ लीजिए मैं हूं, ठीक है, मेरे डीएनए में कुछ ज्यादा ही वेरिएशन आ गया, जो मेरा बच्चा है उसमें कुछ ज्यादा ही वेरिएशन आ गया, और वो बिल्कुल ही मेरे से अलग हो गया, बिल्कुल ही, मतलब मेरे जैसा है ही नहीं बिल्कुल, तो एक नई स्पीसीज बन गई। तो उसी टाइप से समझ लीजिए, आप देखिए कि आप करेंगे कुत्ते का, समझ लीजिए कुत्ते का अगर आपने बिल्ली के साथ रिप्रोडक्शन करवा दिया तो एक नई स्पीसीज बन जाएगी। हाथी का एक घोड़े के साथ रिप्रोडक्शन करा दे तो अलग स्पीसीज बन जाएगी। तो वैसे ही नई स्पीसीज भी फॉर्म हो जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन में। ये सब आ गया 3। मैं यहाँ थोड़ा हट रहा हूं, अब लिख लीजिए, लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम चालू करते हैं, यहां करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, रिप्रोडक्शन। पहले मैं लिख दे रहा हूं फिर आपको समझा दूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला हो गया नीड्स अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं कि इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। उसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट जो है कैपेबल है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इसमें सिंगल पेरेंट अपना जो है अपने आप को डिवाइड करके, अपने आप को सिंगल पेरेंट डिवाइड करके न्यू इंडिविजुअल्स बना लेता है, जिसके लिए वो अकेला ही काफी है। सेक्सुअल में क्या होता है, 2 चाहिए रहते हैं। ह्यूमन बींग्स में आप देख लीजिए, अगर एक बच्चा पैदा करना है तो उसके लिए एक मेल एंड फीमेल पार्टनर होना जरूरी है, एक कपल होना जरूरी है, फिर ही हम कर सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें जो होता है गैमेट्स मैंने आपको बता दिया कि मेल्स में होता है स्पर्म, फीमेल में होता है ओवा। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स जो है, गैमेट्स आर फॉर्म्ड, इसमें गैमेट्स जो है बनते हैं, और इसमें जो है गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, इसमें गैमेट्स नहीं बनते। ठीक है, और इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन अकर्स। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन अकर्स। और इसमें हम लिखे नॉट फर्टिलाइजेशन
नॉट फर्टिलाइजेशन अकर्स, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ऑफ स्प्रिंग आर genetically dissimilar टू द पेरेंट्स। ये पेरेंट्स से जेनेटिकली सिमिलर नहीं होता बिल्कुल, इसमें वेरिएशंस होती हैं। और इसमें हम देखें जो ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्या खत्म हो चुका है, सेक्सुअल। और सेक्सुअल जो है नीड्स दो पेरेंट्स की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसमें जो है सिंगल पेरेंट जो है कैपेबल है, समर्थ है अपने जैसे नए बच्चे पैदा करने के लिए। इसमें जो है गैमेट्स फॉर्म्ड होते हैं, मतलब गैमेट्स में स्पर्म फॉर्म होगा, ओवा फॉर्म होगा फीमेल्स में। इसमें क्या होगा, गैमेट्स की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। इसमें जो फर्टिलाइजेशन अकर होता है, मतलब जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से आके पूरा जुड़ जाता है, मतलब चिपक जाता है, तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसमें ऑफस्प्रिंग जो है जेनेटिकली सिमिलर होता है, मतलब डिसिमिलर होता है, मतलब एक जैसे नहीं होते, कुछ चेंजेस आते हैं। लेकिन इस सेक्सुअल में चेंजेस नहीं आते, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। पहले इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने कर लिया होगा इसे, हम अब इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसके टाइप्स भी देखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे और उसके टाइप्स भी देखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें होता है प्रोडक्शन ऑफ ए ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट, सिंगल मतलब एक, सिर्फ एक ही पेरेंट इतना समर्थ है कि वो अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है। विदाउट फॉर्मेशन मतलब बिना बनाए और बिना फ्यूजन किए, बिना फर्टिलाइजेशन किए गैमेट्स का। ठीक है, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। asexual reproduction ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ springs by a single parent without formation and fusion वाला मैंने बताया था, तो मिलना, बिना मिले गैमेट्स के, तो उसी को कहते हैं। मैंने क्या लिखा, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारा हो गया। अब इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो बैक्टीरिया ले लीजिए, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, प्लेनेरिया, इसके इतने सारे एग्जांपल्स हैं, ये आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। प्लाज्मोडियम, अमीबा, इतने सारे एग्जांपल लिखवा दे रहा हूं आपको, कुछ तो आप याद कर ही लेंगे। अमीबा एंड पैरामीशियम, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ, एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ asexual रिप्रोडक्शन। अब ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ asexual रिप्रोडक्शन। पहला टाइप इसमें क्या है, फिजन। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। तीसरा हो गया यहां
बडिंग, और चौथा हो जाएगा क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पांचवा हमारा हो गया रीजनरेशन, रीजनरेशन, रीजनरेशन। तो ये हमारे ये टोटल हो गए। एक कुछ छूट रहा है, एक अब इसमें क्या छूट रहा है, इसमें एक ही चीज छूट रही थी, एक और इसका टाइप था स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि इसमें होता है प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग के, प्रोडक्शन होता है मतलब बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, ठीक है। और वो जो है गैमेट्स ना ही बनाता है ना ही फ्यूज करता है, मतलब एक साथ मिलाता है किसी और गैमेट के साथ, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम, अमीबा, पेरिमीशियम है, और इतने सारे टाइप्स के, मतलब 6 टाइप्स के इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पहला फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, फिर इसके भी अभी टाइप्स है, फिजन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, इसके भी टाइप्स है, इसके भी टाइप्स है, ऐसे ही हम एक एक करके अभी इनको स्टडी करेंगे। पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अभी ये जो हमें पार्ट है, हमें 1 बाय 1 पढ़ना है, तो हमें इसके लिए फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, वो भी पूरे जोश के साथ। और मैं जानता हूं आप लोग मेरे साथ तैयार हैं अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए। और जो सुविधाएं आपको पेड बेसिस में मिलती हैं, जिसमें आपको पैसे देके पढ़ना पड़ता है, वही चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द यूट्यूब चैनल पे आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना, यही हमारा मकसद है और यही हमारा टारगेट है। तो हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो ये आपका भी ड्यूटी है क्या, कि आप भी हमारे साथ मेहनत करें अपने, और हमारे लिए आपका काम क्या है, आप हमको क्या दे सकते हैं, आप हमको दे सकते हैं अच्छा रिजल्ट। और बस एक बार हमारी वीडियो पे आके कमेंट आप कर दीजिएगा कि हमारे इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा मदद हुई और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अपने पढ़ाई को आगे करने के लिए आप हमको मोटिवेट कीजिए। तो इसी के साथ अभी हम 9th और 10th ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा, आप हमारे साथ जुड़े रहे, तो हम 11th 12th भी शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर योर लव।